मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में। जो हमारे यूट्यूब चैनल है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, उसमें आप सबों का तहे दिल से फिर एक बार स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को लेकर एक छोटा सा हिंट्स जिसको हम कहते हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य क्या है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले जो हमें जानना होगा वो हमें रायचूर दोआब को जानना होगा। किसको जानना होगा? रायचूर दोआब को। तो देखिए, तो ये जो रायचूर दोआब है वो क्या था कि आपको दक्षिण भारत का एक क्षेत्र था। क्या था? एक क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो रायचूर दोआब है, तो सबसे पहले दोआब हम कहते हैं किसको? तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। याद रखिएगा कि दोआब का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। तो ये जो रायचूर दोआब है, ठीक है, यह आपको कृष्णा और तुंगभद्रा, ये इस दो नदी के बीच का क्या था? क्षेत्र था। याद रखिएगा कि रायचूर दोआब जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्या था? क्षेत्र था, ठीक है। तो इसके क्या हुआ था कि दक्षिण में जो एक साम्राज्य विकसित हुआ था उसका नाम था आपको विजयनगर साम्राज्य। ध्यान से सुनिए कि रायचूर दोआब के दक्षिण में जो एक साम्राज्य विकसित हुआ उसका नाम है आपको विजयनगर साम्राज्य। फिर है इसी का अन्य नाम जो है कर्नाटक साम्राज्य, या इसी को पुर्तगालियों के द्वारा जो नाम दिया गया है विसनागा साम्राज्य, ठीक है। और इसके उत्तर में जो साम्राज्य विकसित हुआ था उसका नाम है आपको बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो ये तो इसकी मूल बातें होगी। अब यहाँ से बात आती है कि रायचूर दोआब को लेकर क्या हुआ था कि मध्यकाल में आपको क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों और आपको बहमनी के शासकों के बीच में निरंतर युद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि रायचूर दोआब को लेकर इन्हीं दो राजवंशों के बीच में युद्ध हुआ करता था। इससे पहले भी क्या हुआ था कि पांडे काल में भी क्या, या इसके अलावे क्या कहते हैं चेर काल में भी, ठीक है। तो इन कालों में भी क्या हुआ करता था कि रायचूर दोआब को लेकर इन शासकों के बीच में युद्ध हुआ करता था। फिर बाद में चलकर राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, इन राजवंशों के बीच भी क्या हुआ करता था कि रायचूर दोआब को युद्ध लेकर युद्ध हुआ करता था। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ था कि आपको एक बार फिर से विजयनगर के शासकों और बहमनी के शासकों के बीच में युद्ध हुआ करता था। तो यहाँ से एक बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपको कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र है। दोआब का अर्थ क्या होता है? तो दो नदी के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो मध्यकाल में इस रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर साम्राज्य के शासकों और बहमनी शासकों के बीच में अधिक युद्ध हुआ करता था, इसीलिए इसको दक्कन का युद्ध स्थल भी कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्कन का युद्ध स्थल किसे कहा जाता है, तो दक्कन का युद्ध स्थल जो है वह आपको रायचूर दोआब को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रायचूर दोआब के जो दक्षिण में स्थित साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो विजयनगर है, विजय विजय का मतलब क्या हुआ? जीत, नगर मतलब शहर, यानी कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ हुआ जीत का शहर, ठीक है। और यह क्षेत्र जो था वह आपको कर्नाटक में स्थित क्षेत्र था, इसीलिए इसको कहा जाता है कर्नाटक साम्राज्य भी। और इसका एक अन्य नाम जो है वह है विसनागा साम्राज्य। तो आप सबको पता है कि हमारे भारत में पुर्तगाली जो आया था वह आपको 1498 में आया था, यानी कि आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा क्या? तो वास्को डी गामा सन 17 मई 1498 ईस्वी को क्या हुआ था कि आपको यानी कि भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किया था और केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचा था। यानी कि भारत आने वाला जो प्रथम क्या कहते हैं पुर्तगाली था वो आपको वास्को डी गामा था क्या। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों ने इस वैभव साम्राज्य का एक नया नाम दिया जिसका नाम दिया विसनागा साम्राज्य। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का एक अन्य नाम दिया गया, वो कौन सा नाम दिया गया? विसनागा साम्राज्य। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे, ठीक है। कौन थे? हरियर और बुक्का नामक जो दो भाई थे। उसी ने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है अपने गुरु विधारण्य नामक संत के आशीर्वाद से किया था। किसके आशीर्वाद से किया था? यानी कि इनके जो गुरु का नाम था विधारण्य, ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से हरियर और बुक्का ने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपको क्या था? एक हिंदू साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था? एक हिंदू साम्राज्य था। और ये जो हरियर और बुक्का नामक दो भाई है इनका संबंध जो था वो कुरवा समुदाय से था। किस समुदाय से था? कुरवा समुदाय, या इसी को कहा जाता है हालूमत समुदाय। तो यह हिंदू धर्म का एक समुदाय था और इसी से क्या था? संबंध रखता था हरियर और बुक्का नामक दो भाई। तो इनकी मुलाकात जब विधारण्य नामक संत के से हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद पाकर इन्होंने क्या किया था कि आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी क्या। यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि
कि सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1336 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में हुई थी? 1336 ईस्वी में। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी अनेगुंडी। कहाँ थी? अनेगुंडी। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अनेगुंडी थी। कौन थी? अनेगुंडी। लेकिन यह राजधानी जो था सुरक्षित नहीं था, इसलिए विजयनगर के शासकों ने राजधानी को बाद में चलकर हम्पी ले गया। कहाँ ले गया? हम्पी ले गया। क्या? और हम्पी जो है वो आपको कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में स्थित एक जगह है, ठीक है। और इसी हम्पी को हम लोग विजयनगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि इसका केवल अवशेष बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अवशेष बचा हुआ है। क्या? तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि हम्पी के अवशेष को, इसके अवशेष को, हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो देखिए हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा। देखिए हल्का सा हम बता दे रहे हैं कि ये जो हम्पी के अवशेष है इसको 1986 में क्या हुआ था कि यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में इसको क्या किया था? शामिल किया था। यूनेस्को कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस संस्था ने क्या किया था कि 1986 में हम्पी के अवशेष को क्या किया था कि अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा हम्पी था क्या, तो हम सीधे कहेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो देखिए तो विजयनगर साम्राज्य की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखिएगा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? MBT के नाम से। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही शॉर्ट में हम लोग MBT कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय ये दिल्ली का सुल्तान था। तो आप कहिएगा कि सर कैसे, तो देखिए तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था वो आपको 1325 से लेकर 1351 था। क्या? तो देखिए तो 1336 जो है 1325 से लेकर 1351 के बीच में ही आती है। क्या? यानी कि यह पूर्णतः क्लियर हो गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली का क्या था? सुल्तान जो था वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर है कि शासन करने वाला वंश। देखिए तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन करने वाले वंश है उसकी संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4 है। अब आइए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले यह 4 राजवंश कौन कौन है, जरा सा गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहला वंश जो है संगम वंश, ठीक है। याद रहेगा कि सबसे पहला वंश कौन है? संगम वंश। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला वंश है वह है संगम वंश। दूसरा जो है वह है आपको सालू वंश। तीसरा जो है वह है आपको तुलु वंश। और चौथा जो है कौन है? अरबीडु वंश। तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहला कौन वंश है? संगम वंश। दूसरे नंबर में कौन सा वंश है? सालू वंश। तीसरे नंबर में कौन है? तो आपको तुलु वंश। और चौथे नंबर में कौन है? तो अरबीडु वंश, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंशों ने। कौन कौन? संगम, सालू, तुलुब और अरबीडु, 4 राजवंशों ने शासन किया। क्या? और इसके क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कीजिएगा आगे चलकर कोई भी PCS हो किसी भी राज्य के, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन सबको क्या होता है पूछा जाता है कि क्रम से सजाए इन राजवंशों को शासन काल के अनुसार या काल के आधार पर इसको व्यवस्थित करे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? तो यहाँ सबको सबसे पहले जानना है कि संगम वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था। तो देखिए तो संगम वंश का जो शासन काल था वह 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। ध्यान रखिएगा कि संगम वंश का शासन काल कब से कब तक था? 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। फिर है सालू वंश, इसका शासन जो है 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक था। क्या? फिर है तुलु वंश, इसका शासन जो है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी था। फिर है अरबीडु वंश, इसका शासन 1570 से 1646 है। बहुत सारे बुक में आपको क्या देते हैं कि 1612 तक ही देते हैं। बहुत सारे बुक जो होते हैं 1650 लिखते हैं। बहुत सारे बुक जो है 1672 भी लिखते हैं। क्या? तो अरबीडु वंश के शासन काल में क्या है कि इसके अंत के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो अरबीडु वंश था इसका शासन 1570 से 1646, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो टोटल 310 वर्ष का साम्राज्य था। ठीक है, कितने वर्ष का? 310 वर्ष का। तो यहाँ से प्रश्न आती है कि 310 वर्ष कहने का मतलब कितना हुआ? तो 1336 से देखिए कितना है 1646, तो 310 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासन है वो कितने वर्षों का है? 310 वर्षों का है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आती है कि सर ये संगम वंश की स्थापना जो किया था वो कौन किया था? तो देखिए तो संगम वंश की स्थापना जो किया था हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर उन्होंने क्या किया था कि संगम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और किसके आशीर्वाद से? तो अपने गुरु बिरहार नायक के आशीर्वाद से। और इस हरियर और बुक्का का जो संबंध था, ठीक है,
वो आपको कुरवा समुदाय से था या हालूमत समुदाय से था क्या। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सालू वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो सालू वंश के जो संस्थापक थे वो आपको वीर नरसिंह था। कौन था, वीर नरसिंह। क्या फिर है कि आरवीडू वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तिरुमाल। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि ये जो चारों राजवंश है उसके शासन काल को भी जाने क्या, इसके संस्थापक को भी जाने क्या, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किन किन राजवंशों ने शासन किया, एक बार जरा सा और देखेंगे। सबसे पहला संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। संगम वंश के संस्थापक आपको हरिहर बुक का। चलिए, सालू वंश के संस्थापक तो नरसिंह सालू, उसके बाद है तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, और आरवीडू वंश के संस्थापक कौन है, तो वो आपको तिरुमाल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि देखिए संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक का, सालू वंश का नरसिंह सालू, तुलु वंश का वीर नरसिंह, आरवीडू वंश का कौन है, तिरुमाल है। ठीक है, आइए संगम वंश का शासन का 1336 से 1485, सालू वंश का 1486 से 1505, तुलु वंश का 1505 से 1570, आरवीडू वंश का 1570 से 1646 हो गया। ठीक है, अब आइए फिर हम यहाँ पर एक और चर्चा करते हैं रायचूर दोआब की। ठीक है, तो रायचूर दोआब में क्या हुआ था कि आपको इसके उत्तर में एक और साम्राज्य विकसित हुआ था जिसका नाम था आपको बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था, बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपको 1347 में। कितना हुआ था, 1347 में। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय भी जो दिल्ली का सुल्तान था वो आपको कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, यानी एमबीटी थे। कौन थे, एमबीटी। तो यहाँ से हम प्रश्न करेंगे सबसे पहले कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपको हसन गंगू थे। कौन थे, हसन गंगू, जो आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हसन गंगू, जो आपको किस नाम से गद्दी पर बैठा था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर यह बैठा था। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1347 में याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो यह आपको गुलबर्गा थी। कहाँ थी, गुलबर्गा थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि बहमनी के जब बहमनी राजवंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था कलीम उल्लाह, तो कलीम उल्लाह के क्या हुआ था कि मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य जो था वह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। ठीक है, कितने राज्यों में, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। जैसे कि आपको बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे शासन करने वाले जो शासक थे उसने अपनी राजधानी अलग अलग जगहों को बनाया था। लेकिन आपको याद रखना है कि जब बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी जो राजधानी बनाया था गुलबर्गा को बनाया था। और साधारणतः प्रश्न आपसे अगर पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम क्या कहेंगे, गुलबर्गा। कहाँ कहेंगे, गुलबर्गा। अब आइए, अब है अगला प्रश्न कि बहमनी साम्राज्य जिस समय स्थापित हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वह था आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग एमबीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमबीटी। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या बोलते हैं, एमबीटी बोलते हैं। एमबीटी कहने का मतलब हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इनका जो शासन था एक बार और याद रखिएगा 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक इनका शासन था। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 1325 से लेकर 1351 के बीच में 1347 है। अर्थात बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था तुगलक वंश के शासक कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, अब है कि शासन करने वाला वंश, तो देखिए शासन करने वाला वंश यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर आप यह कहिए कि बहमनी के जो क्या थे, बहमनी वंश जो थे उसके जो अंतिम शासक थे वह थे कलीम उल्लाह। तो कलीम उल्लाह के बाद क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य जो था वह आपको 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य जो था वह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था, जिसमें एक जो था वो कौन था, बीजापुर था, एक जो है अहमदनगर है, एक बराड़ है, एक गोलकुंडा है, एक बीदर है। क्या है, बीदर है। तो इन क्या है कि 5 स्वतंत्र राज्य के राजा जो थे या शासक जो थे वह बाद में चलकर क्या हुए थे, शासन किए थे। ठीक है, अब आइए अब यहाँ से बात करते हैं कि इसकी जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो देखिए बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी वह आपको मराठी थी। वहीं आपको विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वह तेलुगु थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न ऐसे भी याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, मराठी। क्या थी, मराठी। याद रहेगा क्या था, मराठी। और जबकि आपको विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी, आपको तेलुगु थी। क्या थी, तेलुगु थी। ठीक है, अब आइए अब हम यहाँ से ध्यान देते हैं कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत
ठीक है। जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए वो कौन कौन है? बीजापुर, अहमदनगर, बराड़, गोलकुंडा, बीदर। तो इन स्वतंत्र राज्यों में किस किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो देखिए बीजापुर में क्या हुआ था कि आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आदिल शाही वंश की। ध्यान दीजिए कि बीजापुर में किस वंश की स्थापना हुई थी? आदिल शाही वंश की। फिर है आपको अहमदनगर, तो अहमदनगर में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो आपको निजाम शाही वंश की। फिर है आपको बराड़, तो बराड़ में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो इमाद शाही वंश की। फिर है आपको गोलकुंडा, तो गोलकुंडा में किस वंश की स्थापना हुई थी? कुतुब शाही वंश की। फिर है आपको बीदर, तो बीदर में किस वंश की स्थापना हुई थी? वलीद शाही वंश की। ठीक है, यानी कि ये जो स्वतंत्र 5 राज्य थे, यानी कि कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद जो बहमनी था वह 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ था, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, बराड़ और गोलकुंडा और क्या था? बीदर था। तो इन 5 राज्यों में क्या हुआ था कि अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। जैसे बीजापुर में कौन क्या था? आदिल शाही वंश। उसके बाद है अहमदनगर, कौन क्या था? निजाम शाही वंश। इसके बाद है बराड़ में कौन क्या था? तो आपको इमाद शाही वंश। उसके बाद है गोलकुंडा में कौन क्या था? कुतुब शाही वंश। इसके बाद है बीदर में कौन क्या था? तो आपको बरीद शाही वंश। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न उठेगा कि सर आदिल शाही वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1489 में। कितना हुई थी? 1489 में। याद रहेगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिल शाही वंश की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या कहिएगा? 1489 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा कि यूसुफ आदिल शाह जो थे आदिल शाही वंश के क्या थे? संस्थापक थे। उसके बाद है निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश के संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो मलिक अहमद थे। कौन थे? मलिक अहमद। और मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में क्या हुआ था कि अहमदनगर में आपको निजाम शाही वंश की क्या की थी? नींव डाली थी। फिर है आपको इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1490 में। याद रखिएगा कि इमाद शाही वंश की स्थापना कब हुई थी? 1490 में। और किसने किया था? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह किया था। कौन किया था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। याद रहेगा कि इमाद शाही वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो फतेह उल्लाह इमाद से थे, इमाद शाह थे। ठीक है, और इमाद शाह ने कब आपको इमाद शाही वंश की स्थापना किया था? 1490 में। फिर उसके बाद है आपको कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश जो है इसकी स्थापना हुई थी 1512 में। किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। और कुतुब शाही वंश कहाँ शासन किया था? तो आपको गोलकुंडा में। फिर है उसके बाद वरीद शाही वंश। तो वरीद शाही वंश जो शासन किया था वो कहाँ किया था? बीदर में। और इस वंश के संस्थापक जो थे यानी कि वरीद शाही वंश के संस्थापक वो आपको कौन थे? तो अमीर अली वरीद थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि विजयनगर के सारे राजवंशों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि आपको बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो भी क्या हुआ था स्वतंत्र राज्य के शासकों ने शासन किया उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं कि रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य या आपको क्या कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य को जानने से पहले आपको रायचूर दोआब को जानना होगा। तो सबसे पहले दोआब, तो देखिए दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, और ये जो रायचूर दोआब है ये आपको कृष्णा और तुंगभद्रा 2 नदी के बीच का क्या था? क्षेत्र था। ठीक है, और यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। इसीलिए क्या होता था कि मध्यकाल में विजयनगर के शासकों और आपको बहमनी साम्राज्य के जो शासक होते थे उनके बीच हमेशा युद्ध हुआ करता था। इसीलिए रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए रायचूर दोआब के दक्षिण में जो स्थित क्षेत्र था या साम्राज्य था उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, या इसी को कहा जाता है कर्नाटक साम्राज्य, या इसी को कहा जाता है विसनागा साम्राज्य, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया नाम है। क्या? तो कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य जो था 310 वर्षों तक फलता फूलता रहा, अर्थात 1336 से लेकर 1346 ईस्वी तक यह फलता फूलता रहा। ठीक है, इस साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। इस साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी विजयनगर साम्राज्य की वह 1336 में हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपको अनेगुंडी थी। कहाँ थी? अनेगुंडी। लेकिन बाद में चलकर विजयनगर के शासकों ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? विजय यानी हम्पी को, या इसी को बाद में विजयनगर भी कहा गया। इस समय यानी कि क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, याद रहेगा। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 4 राजवंशों ने। ठीक है, अब है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने कौन कौन शासन किया था? तो देखिए यहाँ पे संगम वंश, ठीक है, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। ठीक है, संगम वंश जिसका शासन काल 1336 से 1485 है। उसके बाद है सालू वंश जिसका शासन 1486 से 1500 कितना है? 5 है। फिर है तुलु वंश 1505 से 1570 है। आरवीडू वंश 1570 से 1646 है। तो आपका एक प्रश्न उठेगा कि सर विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वो क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो मेरे भाई तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। अब आइए और यहाँ ध्यान दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 राजवंशों ने शासन किया था वो 4 राजवंश कौन कौन था? संगम वंश, याद रखिएगा सीरियल से। ठीक है, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। ठीक है,
संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि विधानय नामक संत के आशीर्वाद से क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और यह स्वयं आपको हिंदू जो क्या कहते हैं धर्म के जो कुरवा समुदाय थे या उसी को हालूमत समुदाय कहते हैं, उसी से यह संबंध रखते थे, ठीक है। फिर है सालू वंश, इसके संस्थापक जो थे नरसिंह सालू थे। उसके बाद है तुलु वंश, इसके संस्थापक जो थे वीर नरसिंह थे, ठीक है। फिर है अरविडु वंश, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, तिरुमाल थे। कौन थे, तिरुमाल थे, ठीक है। अब आइए कि रायचूर तो आपके दक्षिण में एक उत्तर में एक और नया साम्राज्य विकसित हुआ था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हसन गंगू थे, और हसन गंगू जो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से क्या हुआ था, राजगद्दी पर बैठा था। तो यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1347 में। फिर यहाँ से प्रश्न उठेगा कि ये जो बहमनी साम्राज्य इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है वो आपको गुलबर्गा थी। क्या थी, गुलबर्गा, ठीक है। फिर है कि जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी एमबीटी, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। तो यहाँ पर ये भी बात अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताओ कि ये जो क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका संबंध जो है वह किस राजवंश से, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो संबंध है वो आपको किस राजवंश से है, तो आपको तुगलक वंश से। किस वंश से है, तुगलक वंश से। किसका, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। और इनका शासन 1325 से 1351, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले जो वंश है वो कितने हैं, तो यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। किसके मृत्यु के बाद, तो कलीम उल्लाह के मृत्यु के बाद, यानी कि बहमनी साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, कलीम उल्लाह। और इनके मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य जो था वो विजयनगर कहते हैं बहमनी साम्राज्य, वो आपको 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। जैसे देखिए, एक बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बड़ार हो गया, गोलकुंडा हो गया, बिदर हो गया। क्या, तो बीजापुर में देखिए यहाँ पर किस राजवंश ने शासन किया था, आदिलशाही वंश। देखिए अहमदनगर में किसने किया था, निजाम शाही वंश। बड़ार में कौन किया था, इमाद शाही वंश। उसके बाद गोलकुंडा में कौन किया था, कुतुब शाही वंश। उसके बाद बिदर में कौन किया था, वरीद शाही वंश। क्या, तो इस 5 स्वतंत्र राज्यों ने क्या हुआ था कि कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद शासन किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आएगा कि बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी वह मराठी थी। क्या थी, मराठी थी। अब यहाँ से हम प्रश्न करते हैं कि सर वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन था जो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया था, तो उसमें सबसे पहला आदिल शाही वंश, ठीक है। दूसरा निजाम शाही वंश, तीसरा इमाद शाही वंश, चौथा कुतुब शाही वंश, पांचवा वरीद शाही वंश। फिर है कि आदिल शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, 1489 में। निजाम शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, 1490 में। उसके बाद इमाद शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना 1490 में ही हुई थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, 1512 में। उसके बाद वरीद शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, 1526 में। फिर यहाँ से संस्थापक पूछ देगा आपसे कि आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। ध्यान दीजिए कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे, मलिक अहमद। इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे, फतेह उल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही वंश के कौन थे, कुली कुतुब शाह। उसके बाद वरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे, अमीर अली वरीद। तो आज का जो मेरा ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल जो है इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो जो है आपके लिए अवेलेबल होंगे। जब तक आप लोगों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।